आज आपको स्पेस की यात्रा पर ले चलते हैं, पर उसके पहले गणित पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। 28 दिन, 6 असफलताएं और 31 देश, ये कुछ बेहद ज़रूरी आंकड़े हैं एक ह्यूमन स्पेस मिशन से जुड़े हुए। मिशन है एक्सियम 4। आज के शो में इसी मिशन पर विस्तार से बात करेंगे। भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला भी इसमें शामिल हैं। अपने साथ कुछ खास चीज़ें लेकर के जा रहे हैं। शुभांशु की यात्रा के बारे में बताएंगे, बात होगी इस मिशन के महत्व की भी। आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है इसकी? वो 60 एक्सपेरिमेंट, 60 प्रयोग कौन से हैं जिन्हें 14 दिन तक अंजाम दिया जाएगा, और अगर ये एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हुए तो फिर आगे क्या होगा? क्या दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बसाने का रास्ता खुलेगा? क्या चांद पर जाना आम बात हो जाएगी? और भारत के लिए ये मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? पानी वाले भालू और एक खिलौने को लेकर के क्यों जा रहे हैं शुभांशु? और क्यों शुभांशु का एक्सपीरियंस इसरो के गगनयान के लिए ज़रूरी समझा जा रहा है? विस्तार से सारे ब्यौरे देंगे। शो में बात आपातकाल की भी होगी। 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा कदम उठाया, कांग्रेस ने जवाब भी दिया है। इमरजेंसी की वो 5 कहानियां भी आपको सुनाएंगे जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी आपको सजेस्ट करेंगे। उदयपुर में एक विदेशी महिला से रेप के बाद कौन सी परेशान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं, उस पर भी बात करेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bector's Fire and New India Assurance. Mrs. Bector's क्रेमिका कोकोनट कुकीज। आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए। 25 जून 2025 की तारीख अब इतिहास में दर्ज है। एक्सियम 4 मिशन भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए रवाना हो गया। ये लॉन्च हुआ अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। महीने में आधा दर्जन बार टलने के बाद अंततः अपने साथ 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ये लेकर के चला गया। इसलिए खुशी है, तसल्ली है, गर्व है, राहत है। कौन है ये 4 अंतरिक्ष यात्री? अमेरिका की पैगी विटसन मिशन की कमांडर हैं। ये उनका दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। भारत के शुभांशु शुक्ला इस मिशन के डेजिग्नेटेड पायलट हैं और 1984 में राकेश शर्मा के बाद स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय हैं। पोलैंड के स्लावोज उजनान्स्की विजिन्स्की ये मिशन स्पेशलिस्ट हैं। 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। और हंगरी के टिबोर कापू ये भी मिशन स्पेशलिस्ट हैं। 1980 के बाद स्पेस में जाने वाले हंगरी के दूसरे गगन यात्री हैं। 31 देशों के सहयोग वाले इस मिशन से हासिल क्या किया जाना है? भारत के इसरो के लिए इस मिशन का महत्व क्या है? इन सवालों के जवाब आगे देंगे। पहले जानते हैं शुभांशु शुक्ला और उनकी यात्रा के बारे में। पहले सुनिए उनका ये संदेश। Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla. The first Indian astronaut, Wing Commander Rakesh Sharma, traveled to space in 1984. I grew up reading about him in textbooks and listening to his stories from space. I was deeply impressed by him. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. शुभांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। 1986 में उनका जन्म हुआ। शहर के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA से ग्रेजुएट हुए। जून 2006 में फाइटर पायलट के तौर पर भारतीय वायुसेना में वो शामिल हुए। उनके पास 2000 घंटों से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। सुखोई, मेघ जगुआर, हॉक और डॉर्नियर जैसे लड़ाकू विमान वो उड़ा चुके हैं। साल 2019 में इसरो ने उन्हें भारत के पहले इंसानी स्पेस मिशन गगनयान के लिए चुना और यहीं से शुरू हुई उनकी कड़ी ट्रेनिंग। पहले पहुंचे रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। 2021 तक यहां उन्होंने ट्रेनिंग ली। भारत वापस आकर के इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर में भी ट्रेनिंग उन्होंने ली। नासा ने भी उनको ट्रेनिंग दी। इस बीच एक्सियम 4 मिशन को लेकर के नासा और इसरो का कोलैबोरेशन बढ़ा। 27 फरवरी 2024 को आधिकारिक घोषणा हुई। शुभांशु शुक्ला भी इस मिशन का हिस्सा होंगे। इस मिशन को लीड कर रही है अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियम। प्रोजेक्ट में
खरबपति व्यवसायी एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भी शामिल है। स्पेसएक्स के ही बनाए गए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में ये अंतरिक्ष यात्री यात्रा कर रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार 26 जून को शाम 4:30 बजे स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग ISS पर होगी। सभी गगन यात्री 14 दिन तक यहाँ रहेंगे। करीब 60 माइक्रोग्रेविटी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देंगे, जिनमें से कुछ बेहद ज़रूरी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ रेट, सेल्यूलर रिस्पॉन्स और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाएगी। ये बैक्टीरिया पेड़ पौधों की ही तरह फोटोसिंथेसिस के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस स्टडी के जरिए डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में मदद मिल सकती है। अंतरिक्ष यात्री एडवांस मेडिकल डिवाइसेस का टेस्ट करेंगे, स्पेस में 3D प्रिंटिंग करेंगे, उन पदार्थों की स्टडी करेंगे जिनके लिए स्पेस की कंडीशंस एकदम अनुकूल नहीं मानी जाती। ये भी देखा जाएगा कि क्या डायबिटिक लोग स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। फिलहाल डायबिटिक लोग स्पेस में नहीं जा सकते क्योंकि इन कंडीशंस में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि भारत के लिए ये मिशन इतना ज़रूरी क्यों है। इस मिशन के लिए इसरो ने 548 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च किया है और 10 के करीब एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं। मसलन ये देखा जाएगा कि माइक्रोग्रेविटी में क्रॉप सीड्स कैसे बिहेव करते हैं। इससे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में मदद मिल सकती है, क्योंकि अगर फसलें उगी तो इंसान लंबे समय तक किसी ग्रह पर रुक पाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि स्पेस में इंसानी मसल्स का डिग्रेडेशन किस तरह से होता है। ये एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष यात्रियों की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। इससे भी डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, ज़्यादा समय स्पेस में बिताने में मदद मिल सकती है। इसरो की तरफ से टार्गीग्रेडा भी भेजे गए हैं। इन्हें जल भालू भी कहते हैं। ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सर्वाइव करने के लिए जाने जाते हैं। स्पेस मिशंस में अक्सर इन्हें ले जाया जाता है। इनके जरिए विषम परिस्थितियों में जीवित बचे रहने की स्टडी की जाएगी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ एक खिलौना भी जा रहा है, फ्लोटिंग स्वॉन। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट माइक्रोग्रेविटी में पहुंचेगा, वैसे ही ये खिलौना तैरने लगेगा। गगन यात्रियों को संकेत मिल जाएगा कि वो माइक्रोग्रेविटी में आ चुके हैं। इसकी प्रतीकात्मक वैल्यू भी है। भारत में ये ज्ञान की देवी सरस्वती से जुड़ा है, पोलैंड में प्योरिटी से और हंगरी में लॉयल्टी का प्रतीक है। माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये है कि जैसे हम अंतरिक्ष में जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रेविटी होती नहीं है, जैसे मैंने कहा बहुत कम होती है, उसको अगर हम बहुत क्षीण मात्रा में मान लें, इसलिए उसको हम जीरो ग्रेविटी नहीं कह रहे हैं, उसको माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं। ऑलमोस्ट वो जीरो ग्रेविटी के आसपास है। तो उस स्थिति में हम जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है। मैंने माइक्रो ग्रेविटी एक तरह की परिस्थिति है। माइक्रो ग्रेविटी एक तरह की स्थिति है। जिस स्थिति में, जिस वातावरण में हम ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसको माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं अंतरिक्ष में, उनको वेटलेसनेस यानी उनको भारहीनता का आभास होता है और वहां कोई भार नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे कई बार एस्ट्रोनॉट्स, अभी सुनीता विलियम्स के मामले में आपने देखा था कि वो पूरा तैर रही हैं वहां पर। वहां ना हवा है, ना एटमॉस्फेयर है और ना किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा निर्वात है, पूरा उसमें कोई वो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो माइक्रो लेवल पर, बहुत ही हल्के स्तर पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण, उसको हम माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। आमतौर पर ये अंतरिक्ष में इस तरह की स्थितियां बनती हैं। अगर इसरो का गगनयान पहले चला जाता तो इन एक्सपेरिमेंट्स को तभी अंजाम दे दिया जाता। हालांकि इस मिशन से गगनयान की राह आसान हो सकती है। कैसे, जानने के लिए रुख करते हैं अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख का। लिखा है सोमक रॉय चौधरी ने, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और वहीं पर भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। प्रोफेसर रॉय चौधरी लिखते हैं, एक्सियम 4 मिशन भारत के स्पेस मिशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर गगनयान के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, खासकर तब जब इन्हें पहली बार अंजाम दिया जा रहा हो। शुभांशु इस मिशन के पायलट हैं। हालांकि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑटोमेटेड है, लेकिन कई क्रिटिकल पोजीशंस पर स्पेसक्राफ्ट को गाइड करना पड़ेगा। ऐसे में शुभांशु को मिला एक्सपीरियंस गगनयान मिशन में काम आएगा, क्योंकि रियल टाइम ट्रेनिंग किसी भी सिमुलेशन से बेहतर होती है। शुभांशु पहले भारतीय होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे। भारत भी ISS बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में शुभांशु के इनपुट बहुत काम आ सकते हैं। प्रोफेसर आगे लिखते हैं कि इसरो ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में और भी एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए हैं। मसलन शुभांशु स्पेस में स्प्राउट्स खाएंगे, वहीं इससे भारत की स्पेस इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। एक्सपर्ट से और विस्तार से समझते हैं। माइक्रोग्रेविटी में जो ये लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
और जैसे तीन जो मुख्य बिंदु हैं, एक तो जो मनुष्य की जो फिजियोलॉजी है, मनुष्य का शरीर क्रिया विज्ञान, इसी तरह से एल्गी, और इसी तरह से बीज कैसे अंतरिक्ष में उगाए जा सकते हैं और उगाए जा रहे हैं, उगाए गए हैं, उसके बारे में पूरा प्रयास यही है कि मानव अंतरिक्ष में ज्यादा समय तक कैसे रह सकता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके लिए भोजन, पानी, हवा, ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। तो भोजन को अगर हम वहां उगा सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं, बीज उगा सकते हैं, एल्गी उगा सकते हैं, भोज्य एल्गी जो है, खाने योग्य एल्गी, उसको उगा सकते हैं, इसके प्रयोग किए जाने का वहां पर कार्यक्रम है। जो भी इस तरह के सूट हैं, जो भी उनके खान पान है, जो उनका रहन सहन है, ये पूरे एक्सपेरिमेंट्स करके प्रयास यही है कि कितने ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक मानव को अंतरिक्ष में सस्टेन किया जा सकता है। अब एक और जरूरी सवाल, क्या ऐसा संभव है कि अगले 3-4 दशक में स्पेस ट्रैवल लग्जरी ना रहे? हाल फिलहाल में हमने देखा कि कैसे मशहूर सिंगर कैटी पेरी अन्य महिलाओं के साथ स्पेस में गईं, हालांकि इसकी अच्छी खासी कीमत लगी थी। दशकों पहले अंतरिक्ष में पर्यटन की कल्पना परिकथा जैसी लगती थी। फिर आया साल 2001, अमेरिका के बिजनेसमैन डेनिस टीटो ने लगभग $20 मिलियन यानी आज के हिसाब से 1 अरब 72 करोड़ रुपए खर्च करके अंतरिक्ष जाना चुना। पूरा खर्चा उन्होंने खुद उठाया। उन्हें अंतरिक्ष में ट्रैवल करने वाले पहले पर्यटक का तमगा मिला। लेकिन इस घटना के 24 साल बाद भी स्पेस में जाना अमीरों के लिए लग्जरी ही है, आम आदमी तो शायद सोच भी नहीं सकते। इस बीच स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियां स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने में जुटी हैं। कीमत अब भी कई मिलियन डॉलर है। उम्मीद है कि इन कंपनियों के आपसी कंपटीशन और नित नई टेक्नोलॉजी से कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन कब तक? कल्पनाएं अनंत हैं। सवाल भी, क्या 2 दशक बाद एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति अंतरिक्ष जा पाएगा, या अंतरिक्ष में सदैव सिर्फ अरबपतियों की ही एंट्री होगी? विज्ञान जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जैसे शुरू में आप देखिए कि हवाई यात्रा सबके लिए सुलभ नहीं होती थी, आज लगभग सबके लिए सुलभ हो गई है। कोई अगर चाहे ले, थोड़ा बहुत कमाने वाला है, वो भी हवाई यात्रा कर सकता है। मोबाइल फोन जब शुरू शुरू में आया था तो बहुत सीमित मात्रा में बहुत खास लोगों के पास हुआ करता था, लेकिन आज मोबाइल फोन दुनिया में जितनी मनुष्य की आबादी है उससे ज्यादा संख्या में उपलब्ध होने वाली एकमात्र टेक्नोलॉजी है जिसकी संख्या ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा है, और सुलभ भी है सबके लिए। हर तरह के मोबाइल अवेलेबल हैं। अगर आपको महंगे चाहिए तो महंगे भी, अगर सस्ते चाहिए सस्ते भी अवेलेबल हैं। काम दोनों से चल रहा है। तो ये उम्मीद रखनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप ये प्रयास किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी और ज्यादा फाइन ट्यून होगी, टेक्नोलॉजी और ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगी, और जब ये सारी अंतरिक्ष यात्राएं भी यूजर फ्रेंडली हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी, तो ये सारी टेक्नोलॉजी पर हमें भरोसा रखना चाहिए। और ये धीरे धीरे जो काम हुआ है बड़ी तेजी से हो रहा है। आप देखेंगे पिछले 50 वर्षों में जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, उससे दुगना एडवांसमेंट अब 5 साल में हो जा रहा है। 1 साल में और ज्यादा हो जा रहा है। तो इसकी गति बहुत तेज है। तो हमें ये आशा और उम्मीद रखनी चाहिए कि अंतरिक्ष यात्रा केवल हमारे सपनों और साइंस फिक्शन की चीज नहीं, बल्कि आम आदमी का सपना भी साकार कर सकेगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। तो एक ऐतिहासिक 25 जून की बात हमने कर ली, लेकिन इतिहास में 25 जून का जिक्र बारंबार आता है। 1983 में इसी तारीख को हमने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, और ये तारीख इमरजेंसी की शुरुआत के लिए भी भारत में याद की जाती है। 25 जून 2025 को केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में इमरजेंसी के पीड़ितों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव भी पास हुआ। अखबारों में आपने आज संविधान हत्या दिवस के कई विज्ञापन देखे होंगे, क्योंकि साल 2024 में ही भारत सरकार ने फैसला लिया था कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इमरजेंसी पर कांग्रेस की ओर से भी बयान आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पिछले 1 साल से संविधान बचाओ आंदोलन चला रही है, इससे बीजेपी घबरा गई। जिनका देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, जिन्होंने संविधान का विरोध किया,
उसकी कॉपी जलाई वो कांग्रेस पार्टी को संविधान के ऊपर नसीहत दे रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र का इतिहास दो हिस्सों में बांटकर समझा जा सकता है, प्री इमरजेंसी दौर और पोस्ट इमरजेंसी दौर। इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके आपातकाल थोपा था देश पर। यह दौर 1975 से 1977 के बीच 21 महीने तक चला। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने गए, प्रेस की स्वतंत्रता छिनी, बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, चुनाव रद्द हुए, सरकारें डिसमिस हुई और फरमानों का राज देखा गया। इमरजेंसी को ध्यान से देखना, पढ़ना, जानना जरूरी है ताकि लोकतंत्र के प्रति हम अधिक सजग और सतर्क हो पाएं। तो ये आज के अपडेट हुए। आज हम आपको इमरजेंसी से जुड़े 5 तथ्य या उसकी 5 कमसुनी कहानियां बताते हैं। 25-26 जून 1975 की दरमियानी रात जब इमरजेंसी लागू हुई, उसके पहले से ही एक इमरजेंसी देश में लागू थी जो 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद से ही देश में चल रही थी। अंतर बस ये था कि 1975 की इमरजेंसी अंदरूनी हालत से निपटने के लिए लगाई गई थी, यानी देश में इमरजेंसी नहीं, डबल इमरजेंसी लगी। दूसरी बात, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द ड्रामेटिक डेकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स में लिखा था कि उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री रहे सिद्धार्थ शंकर रे ने आपातकाल घोषित करने के फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये उनका सुझाव था और इंदिरा गांधी ने उस पर अमल किया। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, वास्तव में इंदिरा गांधी ने बाद में मुझसे कहा कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित करने का संवैधानिक प्रावधान भी है। 23 मार्च 1977 को चुनाव परिणाम आए और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए तो उन्होंने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। 23 मार्च 1977 के इंडियन एक्सप्रेस में संजय का बयान छपा, मैं सोच रहा हूं कि क्या करना है, संसद के बाहर भी लोगों की सेवा करने के अन्य तरीके हैं। हालांकि संजय गांधी अपनी बात पर नहीं टिके। 1980 में उन्होंने अमेठी सीट से दोबारा चुनाव लड़ा और जीते भी। आपातकाल के दिनों में भारत की संसदीय व्यवस्था प्रणाली को खत्म करने की गंभीर कोशिश हुई थी। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे बीके नेहरू ने बाकायदा पीएम ऑफिस को चिट्ठी लिखी थी। बीके नेहरू का तर्क था कि फ्रांस की तरह ही भारत में भी मजबूत राष्ट्रपति शासन की प्रणाली होनी चाहिए। चिट्ठी के बाद इंदिरा गांधी ने बीके नेहरू को इस प्रस्ताव पर कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा करने की मंजूरी दी थी, लेकिन बहुत स्पष्ट और जोर देकर के कहा कि उन्हें यह आभास नहीं देना चाहिए कि इन विचारों को उनकी यानी इंदिरा गांधी की मंजूरी प्राप्त है। जब ये आइडिया डिस्कस हुए थे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बंशी लाल ने कहा कि इस चुनाव की बकवास को खत्म करो, मेरी राय में बस हमारी बहन इंदिरा गांधी को आजीवन राष्ट्रपति बना दो, फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि करुणानिधि ने इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया था। प्रोफेसर श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में इस पर विस्तार से लिखा है। आपातकाल के दौर में आईबी चीफ रहे टीवी राजेश्वर ने अपनी किताब इंडिया द क्रूशियल ईयर्स में दावा किया था कि खुफिया विभाग ने इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू होने के 1 साल के भीतर 2 बार इसे हटाने की सलाह दी थी। उनके अनुसार इंदिरा जून 1976 में आईबी की दूसरी सलाह मानने को तैयार भी हो गई थी, लेकिन गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और प्रधानमंत्री सचिवालय के कुछ प्रभावशाली लोगों ने इस कदम का विरोध किया और संजय गांधी के समर्थन से अपनी बात मनवा ली थी। दर्शक जानते हैं कि अंत में 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हो गया था। बड़ी खबर यहीं तक, अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. आज की पहली सुर्खी में बात पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया की। अरेस्ट हो गए हैं वो। पंजाब की राजनीति का तगड़ा नाम है, रसूखदार परिवार से आते हैं। 25 जून की सुबह सुबह उनके घर पर छापा पड़ा। छापेमारी की पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने। मीडिया में खबर आई, पता चला कि ये कार्रवाई नशा विरोधी अभियान के तहत की गई है। छापेमारी में उनके घर से 29 मोबाइल फ़ोन, 4 लैपटॉप, 2 आईपैड, 8 डायरी और कई डॉक्यूमेंट्स जब्त होने की बात पता चली। विजिलेंस ब्यूरो ने इसके अलावा पंजाब के 24 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की। इसमें मजीठिया से जुड़े अमृतसर के 9 ठिकाने शामिल थे। बिक्रम मजीठिया ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वो एक विजिलेंस अधिकारी से बहस करते हुए नजर आए। उन्होंने उसके घर में घुसने के तरीके पर नाराजगी जताई। You are barging into my house, बेर-बेर का धक्का कर रहे हो,
वे किसी ने वर्दी नहीं पाई, कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੌਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਬੈਠੋ। डोंट मिसबिहेव विद माय वाइफ। सब पीछे हो जाओ, डिप्टी साहब पीछे। अकाली नेताओं ने इस छापेमारी को लेकर के सरकार पर निशाना साधा, लेकिन विरोध के सुर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से भी निकले। अमृतसर उत्तर के विधायक कुंवर विजय प्रताप ने इस छापेमारी की आलोचना की। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, वैचारिक मतभेद अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी परिवार की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। इस तरह से सुबह के वक्त किसी के घर पर छापेमारी करना नैतिक रूप से उचित नहीं है। प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी आई। उन्होंने कहा कि संदेश साफ है, कोई कितना भी बड़ा नेता हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में। वहीं मजीठिया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जब भगवंत मान सरकार को मेरे खिलाफ झूठे ड्रग केस में कुछ नहीं मिला तो वो मेरे खिलाफ नया झूठा केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले दिसंबर 2021 में मजीठिया के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच कर रही SIT ने मार्च 2025 में मजीठिया और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों में संदिग्ध वित्तीय लेन देन पाए जाने का दावा किया था। शेष बॉटम लाइन ये है कि जब ये खबर पड़ी जा रही है तब तक गिरफ्तारी का कोई एक स्पष्ट कारण पता नहीं चला है। अगली सुर्खी उदयपुर से है, जहां फ्रांस की एक महिला के साथ 22 जून को रेप हुआ। पुलिस ने FIR दर्ज की और अब रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सिद्धार्थ ओझा है। 30 साल का सिद्धार्थ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है और उदयपुर में कास्टिंग कॉल नाम की टैलेंट एजेंसी चलाता है। एजेंसी एड शूट के लिए एक्टर्स को हायर करती है। 22 जून की रात सिद्धार्थ और विक्टिम की उदयपुर के एक कैफ़े में मुलाकात हुई। सिद्धार्थ ने उसे लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए मनाया और फिर ज़बरदस्ती अपने किराए के मकान पर ले गया। यहाँ उसने महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। उदयपुर के SP योगेश गोयल ने मीडिया के सामने पूरी घटना से जुड़ी जानकारी शेयर की है। यह लड़का इस लड़की को उस रेस्टोरेंट से स्मोक करने के बहाने अपने गाड़ी में ले गया और गाड़ी में ले जाने के दौरान इसके द्वारा उस महिला के साथ छेड़छाड़ की गई और तत्पश्चात ये उसके साथ उसे अपने कमरे पर ले गया, जो न्यू भोपालपुरा में इसने अपना कमरा ले रखा था। वहाँ पर जैसा महिला ने आरोप लगाया, इस युवक द्वारा उसके साथ फोर्सिबली सेक्सुअल असॉल्ट किया। आज अर्ली मॉर्निंग इस युवक को, जो चित्तौड़ गंगरार का रहने वाला है, चित्तौड़गढ़ हाईवे से डिटेन किया। प्रारंभिक पूछताछ पर इसने इस अपराध को कबूल किया है। आरोपी सिद्धार्थ को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं महिला का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है, उसकी हालत स्थिर है। अगली सुर्खी, CBSE बोर्ड वाले अब 10वीं के एग्जाम साल में 2 बार कराएंगे। पहली परीक्षा फरवरी में होगी और उसका रिजल्ट आएगा अप्रैल में। दूसरी परीक्षा मई में होगी, जिसके नतीजे जून में जारी होंगे। पहली परीक्षा में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा, दूसरी वाली छात्रों की इच्छा पर है। अगर वो चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मतलब क्या निकला? मतलब ये कि पहली वाली में नंबर कम आए हों तो दूसरी में बैठ सकते हैं, बढ़िया नंबर ला सकते हैं। अगर दूसरी में बढ़िया नंबर ले आए तो उसी को फाइनल माना जाएगा। बाकी इंटरनल असेसमेंट साल में एक ही बार किया जाएगा। दोनों परीक्षाओं में सिलेबस एक ही रहेगा और सवाल पूरे कोर्स से पूछे जाएंगे, यानी आधा अधूरा पढ़ करके नहीं जाना है। जो लोग दोनों परीक्षाओं में बैठेंगे उनके लिए परीक्षा केंद्र एक ही होंगे। एग्जाम फीस भी रजिस्ट्रेशन के वक्त ही दोनों परीक्षाओं में जमा करनी होगी। तो आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।